हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो श्रृंखला में हम लोग देख रहे थे केजीएस पब्लिकेशन की तरफ से आने वाला विश्व एवं भारत के भूगोल पुस्तक के बारे में। पहले चैप्टर को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था और ये हमारा दूसरा चैप्टर है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार लगभग 1300 से 1600 करोड़ वर्ष पुराना है और भारत का प्रायद्वीपीय पठार अनियमित त्रिभुजाकार आकृति वाला भूखंड है, जिसका विस्तार उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वतमाला से लेकर पूर्व में राजमहल की पहाड़ियों, पश्चिम में गिरी पहाड़ियां, दक्षिण में इलायची या कार्डामम पहाड़ियां तथा उत्तर पूर्व में शिलांग एवं कार्बी एंगलोंग पठार तक है। इसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। यह गोंडवाना लैंड के टूटने एवं उसके उत्तर दिशा में प्रवाह के कारण बना था। अतः यह प्राचीनतम भूभाग पैंजिया का एक हिस्सा है, जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना है। सामान्यतः प्रायद्वीप की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती चली जाती है। यही कारण है कि प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश नदियों का बहाव पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। प्रायद्वीपीय पठार का ढाल उत्तर और पूर्व की ओर है, जो सोन और चंबल दामोदर नदियों के प्रवाह से स्पष्ट होता है, जबकि दक्षिणी भाग में इसका ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है, जो गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी नदियों के प्रवाह से स्पष्ट होता है। प्रायद्वीपीय नदियों में नर्मदा और ताप्ती नदी अपवाद हैं, क्योंकि इनके बहने की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर होती है और ये दोनों नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है, जिसे दक्कन ट्रैप कहा जाता है। प्रायद्वीपीय पठार को पठारों का पठार कहते हैं, क्योंकि यह अनेक पठारों से मिलकर बना है, जैसे केंद्रीय उच्च भूमि, उत्तर पूर्वी पठार, दक्कन का पठार और पूर्वी पठार। सबसे पहले हम देखें केंद्रीय उच्च भूमि के बारे में। तो इसमें निम्न क्षेत्रों को शामिल किया जाता है, जैसे अरावली पर्वत श्रेणी, मालवा का पठार, मेवाड़ का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, विंध्य श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी। इसमें पहला है अरावली पर्वत श्रेणी। तो इस पर्वत का विस्तार उत्तर पूर्व में दिल्ली रेंज से लेकर दक्षिण पश्चिम में गुजरात के पालनपुर तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। इस पर्वत श्रेणी को उदयपुर के निकट जरगा एवं दिल्ली के निकट रायसीना की पहाड़ी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी, जो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। इसकी अनुमानित आयु 570 मिलियन वर्ष मानी जाती है। अरावली संरचना पश्चिमी भारत का मुख्य जल विभाजक का काम करती है, जो पश्चिम में राजस्थान मैदान के अपवाह क्षेत्र को उत्तर पूर्व में गंगा के मैदान के अपवाह क्षेत्र से अलग करती है। लूनी नदी इस पर्वत से निकलने वाली राजस्थान मैदान की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है, जो राजस्थान, बांगर और थार मरुस्थल से होते हुए गुजरात के कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। इसलिए यह एक अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र का उदाहरण है। उसके बाद है राजस्थान का मैदान। तो इसका विस्तार पश्चिम में अरावली पर्वत से लेकर भारत पाकिस्तान की सीमा तक तथा उत्तर में पंजाब हरियाणा के मैदान एवं दक्षिण में गुजरात के मैदान तक है। अरावली पर्वत राजस्थान के मैदान एवं केंद्रीय उच्च भूमि के बीच एक विभाजक रेखा का काम करता है। 25 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा इस मैदान को दो भागों में बांटती है। पहला भाग है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा का पूर्व क्षेत्र यानी राजस्थान बांगर, और दूसरा है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा का पश्चिमी का क्षेत्र यानी थार मरुस्थल। राजस्थान बांगर की उर्वर भूमि को रोही कहते हैं। उर्वर भूमि कृषि हेतु उपयुक्त होती है। राजस्थान के मैदान में पहाड़ियों से घिरे अपकेंद्रीय अपवाह वाले समतल झील को बॉल्सन कहते हैं। इसका उदाहरण है सांबर झील। सांबर झील भारत की सबसे बड़ी अंतः स्थलीय खारे पानी की झील है। इस क्षेत्र में चौरस और प्रवाहित द्रोणी वाली छोटी झीलों को प्लाया कहते हैं। इसका उदाहरण डिडवाना, कुमाचन और सरगोल इत्यादि। नेक्स्ट है गोरान घाटी। सिरोही और जालौर को उदयपुर से जोड़ता है। अरावली पर्वतमाला पश्चिम भारत की एक मुख्य जलवायु विभाजक भी है, जो पूरब के अपेक्षाकृत अधिक वर्षा वाले क्षेत्र को पश्चिम के अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेशों से अलग करती है। उत्तर पश्चिम भारत में यह क्षेत्र खनिज संसाधनों जैसे तांबा, सीसा, जस्ता, अभ्रक और चूना पत्थर के भंडार की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। इसका सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, जो आबू की पहाड़ी पर स्थित है। जैनियों का प्रसिद्ध धर्म स्थल दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू पर्वत पर ही स्थित है। उड़िया का पठार माउंट आबू गुरु शिखर के नीचे स्थित है, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। उसके बाद है मालवा का पठार। तो इसका विस्तार मुख्यतः राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में है। इसे राजस्थान में हाड़ौती का पठार कहते हैं। इस पर्वत श्रेणी के दक्षिण में विंध्य श्रेणी, उत्तर में ग्वालियर के पहाड़ी क्षेत्र, पूर्व में बुंदेलखंड व बघेलखंड एवं पश्चिम में मेवाड़ का पठार स्थित है। यह पठार बेसाल्ट की चट्टान से बना हुआ है, जिसके अपक्षरण के कारण यहाँ काली मृदा का निर्माण हुआ। इसलिए यह क्षेत्र कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयोगी क्षेत्र है।
चंबल, बेतवा, सिंध, नर्मदा और तापी यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। चंबल नदी घाटी क्षेत्र भारत में सर्वाधिक अवनालिका अपरदन से प्रभावित क्षेत्र है, जिसे बीहड़ यानी कि उत्खात भूमि भी कहते हैं। उसके बाद है मेवाड़ का पठार। तो इस पठार का मुख्य विस्तार राजस्थान और मध्य प्रदेश में है। यह पठार अरावली पर्वत को मालवा के पठार से अलग करने वाली संरचना है, जो बनास नदी के अपवाह क्षेत्र में आता है। बनास नदी चंबल नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। इसके बाद हम देखते हैं बुंदेलखंड का पठार। तो इस पठार का विस्तार उत्तर पश्चिम में ग्वालियर के पठार और दक्षिण में विंध्याचल श्रेणी के बीच मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश राज्यों में है। ये पठार मुख्यतः रवेदार आग्नेय एवं कायांतरित चट्टानों से निर्मित क्षेत्र है, जहाँ ग्रेनाइट व नीस की चट्टान में अपक्षय व अपरदन की क्रिया के कारण यह लाल मृदा का निर्माण हुआ है। यह क्षेत्र प्राचीन काल से ही बालू पत्थर के लिए प्रसिद्ध रहा है, जिसके कारण यह क्षेत्र सूखा प्रभावित होने से केंद्रीय उच्च भूमि की आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़ा क्षेत्र है। नेक्स्ट है बघेलखंड का पठार। यह पठार छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की सीमा पर अवस्थित है, जो केंद्रीय उच्च भूमि को पूर्वी पठार से अलग करता है। इसके उत्तर में कैमूर की पहाड़ी और दक्षिण में मैकाल पर्वत की श्रेणी स्थित है। यह नोट में कुछ पॉइंट दिया गया है, जैसे कि बघेलखंड का पठार अरावली पर्वत श्रृंखला से संबंधित नहीं है। इसी पठार पर कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं। कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु सूरजपुर है। नेक्स्ट है विंध्य श्रेणी। इस श्रेणी का विस्तार गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा बिहार के कुछ क्षेत्र में भी है। इसे गुजरात में जोवट हिल तथा बिहार में कैमूर हिल के नाम से जाना जाता है। यह श्रेणी कई पहाड़ियों की एक पर्वत श्रेणी है, जिसके अंतर्गत विंध्य पहाड़ी, कैमूर पहाड़ी तथा पारसनाथ की पहाड़ी आती है। विंध्य पर्वत श्रेणी मुख्यतः नर्मदा घाटी के उत्तरी ढलान पर है। विंध्य श्रेणी के दक्षिणी हिस्से में पूर्व से पश्चिम की ओर नर्मदा नदी घाटी है, जो विंध्य पर्वत को सतपुड़ा पर्वत से अलग करती है और साथ ही साथ उत्तर भारत को दक्षिण भारत से भी अलग करती है। इस पर्वत श्रेणी के उत्तर की ओर यानी उत्तर दिशा की ओर निकलने वाली नदियां, इन नदियों का ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है और जो अंत में गंगा एवं यमुना की अपवाह तंत्र में मिल जाती हैं। लेकिन दक्षिण भारत की नदियों की ढाल पूर्व एवं दक्षिण पूर्व की ओर है, जिस कारण से पश्चिम घाट से निकलने वाली नदियां कृष्णा, गोदावरी, कावेरी आदि अरब सागर में न गिरकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। नर्मदा और ताप्ती पूरब की ओर न बहकर पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में जाकर गिरती हैं, क्योंकि ये दोनों भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। नेक्स्ट है सतपुड़ा श्रेणी। यह श्रेणी प्रायद्वीपीय पठार के आंतरिक पहाड़ियों के अंतर्गत आती है। गुजरात से लेकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से होते हुए छत्तीसगढ़ तक फैली हुई है। इस श्रेणी का विस्तार पश्चिम में राजपीपला पहाड़ी से पूर्व में छोटा नागपुर पठार तक है और इस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत सतपुड़ा, महादेव तथा मैकाल पर्वत की श्रेणियां आती हैं। इस पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है, जो महादेव पर्वत श्रेणी पर स्थित है और यही धूपगढ़ के पास ही पंचमढ़ी है, जो मध्य प्रदेश का प्रमुख स्वास्थ्य वर्धक स्थान माना जाता है। मैकाल श्रेणी को इन मैकाल श्रेणी की सर्वोच्च चोटी अमरकंटक है, जिसकी ऊंचाई 1065 मीटर है, जो इस पर्वत श्रेणी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इस पर्वत के उत्तरी किनारे पर नर्मदा एवं दक्षिणी किनारे पर ताप्ती नदी की घाटी है, जो इन दोनों नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। यह एक ब्लैक पर्वत है, जो मुख्यतः ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट से बना हुआ है। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम है: सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर। सबसे पहले हम लोग ब्लैक पर्वत के बारे में देखें तो जब किसी स्थलीय भाग के दोनों ओर के स्थल खंड नीचे की ओर धंस जाते हैं और बीच का भाग पर्वत की तरह ऊंचा उठ जाता है, उसे ही ब्लैक पर्वत कहते हैं। नेक्स्ट है पूर्वी पठार। इसके अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों को शामिल किया जाता है: छोटा नागपुर का पठार, छत्तीसगढ़ बेसिन या महानदी बेसिन और दंडकारण्य का पठार। छोटा नागपुर पठार के बारे में हम लोग डिटेल में जाने तो यह मुख्यतः झारखंड राज्य में फैला हुआ है। इसके अलावा बिहार की गया, उत्तरी छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल का पुरुलिया जिला और उड़ीसा के कुछ उत्तरी भाग इस पठार के अंतर्गत आते हैं। छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र ग्रेनाइट की चट्टान से निर्मित है, जिसके उच्च स्थलाकृति या द्वीप
रूपीय स्थलाकृति को पाट भूमि कहते हैं। यह पाट क्षेत्र भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से एक उत्थित भूखंड का उदाहरण है और इस पठार के तीन महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, जैसे उत्तर में हजारीबाग का पठार, दक्षिण में रांची का पठार तथा उत्तर पूर्व में राजमहल की पहाड़ी। इस पठार से निकलने वाली दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार की सबसे बड़ी नदी है, जो रांची के पठार को हजारीबाग के पठार से अलग करती है। दामोदर नदी बेसिन कोयला भंडार की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। हजारीबाग के पठार की चोटी पारसनाथ हिल छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। यह जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भी है। स्वर्ण रेखा नदी छोटा नागपुर की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जो रांची के पठार से निकलती है और इस नदी पर रांची के समीप हुंड्रू जलप्रपात है। उसके बाद है छत्तीसगढ़ बेसिन या महानदी बेसिन। यह छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा राज्यों में फैला हुआ है, जिसका निर्माण धसाव यानी अवतरण की प्रक्रिया द्वारा हुआ है। इस क्षेत्र में गोंडवाना क्रम की संरचना पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ कोयला के प्रचुर भंडार हैं। यह बेसिन दंडकारण्य पठार को छोटा नागपुर के रांची पठार से अलग करता है तथा स्वयं महानदी के द्वारा छोटा नागपुर पठार को रांची के पठार से अलग होता है। उसके बाद है दंडकारण्य का पठार। तो इस पठार का विस्तार उड़ीसा छत्तीसगढ़ के साथ साथ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तक है। यह पठार मुख्य रूप से भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। यह क्षेत्र खनिज संसाधनों के भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, परंतु उबड़ खाबड़ एवं उर्वरा शक्ति कम होने के कारण यह क्षेत्र कृषि के लिए अनुपयुक्त है। भारत में टीन धातु का एकमात्र उत्पादक क्षेत्र छत्तीसगढ़ का बस्तर क्षेत्र इसी दंडकारण्य पठार में स्थित है। इंद्रावती नदी, जो कि गोदावरी की सहायक नदी है, उसका उद्गम स्थल भी इसी क्षेत्र में है। नेक्स्ट है मालदा गैप या राजमहल गारो गैप। इसका निर्माण मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत के संचलन के दौरान धसाव की प्रक्रिया के कारण हुआ है। यह मूलतः छोटा नागपुर के राजमहल पर्वत और मेघालय के गारो पर्वत से अलग होता है, जिस कारण इसे राजमहल गारो गैप कहते हैं। इसी राजमहल गारो गैप को पश्चिम बंगाल में मालदा गैप भी कहते हैं। भारतीय प्रायद्वीप और मेघालय का पठार मालदा गैप द्वारा अलग होता है। इस क्षेत्र में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से डेल्टाई मैदान का निर्माण हुआ है, जहां मैंग्रोव वनस्पति का निर्माण हुआ है। इस क्षेत्र में पाया जाने वाला सुंदरबन भारत के सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक है। नेक्स्ट है उत्तर पूर्वी पठार। इसमें पहला है मेघालय का पठार। तो यह पठार संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से प्रायद्वीपीय पठार का ही पूर्वी विस्तार है, जो राजमहल गारो गैप अथवा मालदा गैप के द्वारा अलग होता है। इस पठारी क्षेत्र में पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर क्रमशः गारो, खासी, जयंतिया तथा मिकिर आदि पहाड़ियां पाई जाती हैं। गारो, खासी, जयंतिया इस पठारी क्षेत्र में निवास करने वाली यहाँ की प्रमुख जनजातियां हैं। खासी पर्वतीय क्षेत्र की कीप जैसी आकृति होने के कारण ही यहाँ औसत से अधिक वर्षा होती है और इसी कारण से खासी पहाड़ी के दक्षिण में स्थित मासिन राम और चेरापूंजी विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों के रूप में जाने जाते हैं। इस क्षेत्र में अधिक वर्षा होने के कारण यहाँ पर लेटेराइट मिट्टी और तथा सदाबहार वन पाए जाते हैं। यही धारवाड़ संरचना से निर्मित शिलांग रेंज सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है, जिसके कारण इसे शिलांग के पठार के नाम से भी जाना जाता है। परंतु इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी नॉक रेक है, जो मेघालय में स्थित है। उसके बाद दक्षिण भारत के पठार। तो इसमें पहला है दक्कन का पठार। इस पठार का विस्तार तापी नदी के दक्षिण से प्रारंभ होता है, जो त्रिभुजाकार आकृति के समान दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है दक्कन ट्रैप। तो यह क्षेत्र महाराष्ट्र में बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है, जिस कारण यहाँ काली मिट्टी का अधिक विकास हुआ है। इसलिए यह क्षेत्र कपास के उत्पादन की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इसका विस्तार उत्तर पूर्व में नागपुर से लेकर 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है। गोदावरी नदी इसी पठारी क्षेत्र से होकर बहती है। इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण पहाड़ियां सतमाला, अजंता, बालाघाट और हरिश्चंद्र है। नेक्स्ट हम देखते हैं कर्नाटक का पठार। इस पठार के पश्चिमी घाट से सटे पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्र को मलनाड कहते हैं। मलनाड से सटे पूर्व में पठारी क्षेत्र अपेक्षाकृत कम ऊंचे हैं, जिसे यहाँ मैदान कहा जाता है तथा यहाँ के मैदान औसत से अधिक ऊंचे होने के कारण इस क्षेत्र को बंगलुरु का पठार एवं मैसूर के पठार के नाम से भी जाना जाता है। कावेरी नदी का अपवाह क्षेत्र मैसूर के पठार में ही है। यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र बाबा बुदान है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी मुल्तवानगिरी यानी मुलनगिरी है। कर्नाटक में धारवाड़ क्रम की संरचना का विकास होने के कारण इस क्षेत्र में लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार है, जिसके लिए बाबा बुदान की पहाड़ी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, शरावती व भीमा है।
इसमें से शरावती नदी पर स्थित भारत का महत्वपूर्ण जलप्रपात जोग या गरसोप्पा है, जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 455 मीटर है, जो कर्नाटक के शिमोगा जिले में वाराही नदी पर स्थित है। आगे हम लोग देखते हैं आंध्र का पठार। तो इस पठार के अंतर्गत रॉयल सीमा का पठार के साथ साथ तेलंगाना के पठार को भी शामिल किया जाता है। रॉयल सीमा का पठार कृष्णा नदी बेसिन के दक्षिण के पठारी क्षेत्र में स्थित है, जहां बेलोकोंडा, पालकोंडा और नल्ला मलाई नगरी जैसे पर्वतों का विस्तार है। जबकि इसके उत्तरी क्षेत्र में स्थित पठारी क्षेत्र को तेलंगाना का पठार कहते हैं। तेलंगाना पठार का दक्षिणी हिस्सा मैदानी भाग के रूप में विस्तृत है, जो काफी उपजाऊ है। इस पठार के कृष्णा और गोदावरी नदी बेसिन के मध्य कोल्लेरू झील अवस्थित है, जो एशिया की सबसे बड़ी दलदली भूमि के रूप में प्रसिद्ध है। उसके बाद हम देखते हैं दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र। तो दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत तमिलनाडु एवं केरल की सीमा पर स्थित नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम के साथ साथ तमिलनाडु में स्थित पालनी की पहाड़ी, सेवराय की पहाड़ी, सिरुमल्लाई, पंचमल्लाई और जवादी की पहाड़ी आदि आती हैं। अब हम लोग इस चार्ट के माध्यम से देखते हैं पर्वतों की स्थिति। नीलगिरी पर्वत केरल तमिलनाडु में है। अन्नामलाई पर्वत केरल तमिलनाडु, कार्डमम पर्वत केरल तमिलनाडु, पालनी पर्वत तमिलनाडु, शिवराय पर्वत तमिलनाडु, जवादी पर्वत तमिलनाडु, पालकोंडा पर्वत आंध्र प्रदेश, वेलिकोंडा पर्वत आंध्र प्रदेश और नल्ला मलाई पर्वत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्थित है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है तथा इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी माकुर्ती है। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल उद्गम मंडल या ऊटी नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र में ही स्थित है। अनाईमुडी, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है, ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है। जबकि कार्डमम प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम पर्वतीय क्षेत्र है। नीलगिरी और अन्नामलाई के मध्य पालघट दर्रा स्थित है, जो कोयम्बटूर को पलक्कड़ से जोड़ती है, जबकि सेनकोटा दर्रा अन्नामलाई और कार्डमम के बीच अवस्थित है, जो तिरुवनंतपुरम को मदुरै से जोड़ती है। और यहाँ की प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कोडाइकनाल पालनी की पहाड़ियों में स्थित है। शांत घाटी केरल के नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है और यह क्षेत्र सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक है। थालघाट दर्रा जो कि महाराष्ट्र में है, ये मुंबई नासिक को जोड़ती है। भोरघाट दर्रा ये भी महाराष्ट्र में मुंबई से पुणे को जोड़ती है। और पालघाट दर्रा ये केरल में है, ये पलक्कड़, कोयम्बटूर, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य है। उसके बाद सेनकोट्टा गैप ये केरल में है, ये तिरुवनंतपुरम और मदुरै को जोड़ती है। उसके बाद हम देखते हैं पश्चिमी घाट के बारे में। पश्चिमी घाट का विस्तार अरब सागर तट के समानांतर लगभग 1600 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। यह उत्तर में तापी नदी के मुहाने, जो महाराष्ट्र गुजरात की सीमा पर है, वहां से लेकर गोवा, कर्नाटक, केरल तमिलनाडु के कन्याकुमारी अंतरीप तक विस्तृत है। इस पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है और इसकी औसत ऊंचाई लगभग 1200 मीटर है। सह्याद्री को दो भागों में बांटा गया है, पहला है उत्तरी सह्याद्री और उसके बाद है दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री एवं दक्षिणी सह्याद्री को गोवा से गुजरने वाली 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश दो बराबर भागों में विभक्त करती है। उत्तरी सह्याद्री को सबसे ऊंची चोटी काल सुबाई है, जबकि दक्षिणी सह्याद्री का सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख है। यहाँ की अन्य प्रमुख चोटियां हैं महाबलेश्वर, पुष्पगिरी, हरिश्चंद्र इत्यादि। यह क्षेत्र वास्तविक पर्वत श्रेणी अंतर्गत नहीं आते, बल्कि यह प्रायद्वीपीय पठार का ही एक खंड है। इसका निर्माण प्रायद्वीपीय भारत की गोंडवाना लैंड के विभाजन एवं अरब सागर में असंचलन के कारण हुआ है। इसका पश्चिमी ढाल पूर्वी ढाल की अपेक्षा ज्यादा तीव्र एवं खड़ा है, जबकि पूर्वी ढाल मंद एवं सीढ़ीनुमा है। महाबलेश्वर के पास ही गोदावरी, भीमा और कृष्णा जैसी प्रमुख नदियों का उद्गम होता है और यहाँ की नदियां जो अरब सागर में गिरती हैं, वह अपने मुहाने मुहाने पर ज्वारनमुख या एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। पश्चिमी घाट के सघन सदाबहार वनों को कहते हैं शोला और इस पर्वतीय श्रृंखला को विश्व में सर्वाधिक संपन्न जैव विविधता वाली श्रेणी में रखा जाता है, जिसे यूनेस्को द्वारा 2012 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया था। उसके बाद है पश्चिमी घाट की प्रमुख पहाड़ियों का क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर। तो पहले है नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी, कार्डमम पहाड़ी और ये तीनों पहाड़ियां केरल और तमिलनाडु में अवस्थित है। भारत का पूर्वी घाट एक लंबी असतत श्रृंखला के रूप में उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक फैला हुआ है।
पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई अत्यधिक अपरदन के कारण पश्चिमी घाट की अपेक्षा लगभग 1100 मीटर कम है, या लगभग 1100 मीटर 1 किलोमीटर कम है। इसके मध्य भाग में दो समानांतर पहाड़ियां पूर्व में वेलिकोंडा श्रेणी और पश्चिम में पालकोंडा श्रेणी में पाई जाती हैं। यहाँ कटीले शिखर, तीव्र ढाल और एवं उबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्र है, जिसे हम जवादी, सेवराय आदि पहाड़ियों के रूप में देख सकते हैं। पूर्वी एवं पश्चिमी घाट अंत में नीलगिरी में मिल जाते हैं, अतः नीलगिरी पर्वत को पूर्वी एवं पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं पूर्व घाट की प्रमुख पहाड़ियों का क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर। तो सबसे पहले हम लोग आंध्र प्रदेश की पहाड़ियों के बारे में देखें तो नल्लामलाई, बेलाकोंडा, पालकोंडा और नागरी पहाड़ी। उसके बाद तमिलनाडु की पहाड़ियां हैं जवादी पहाड़ी, सेवराय पहाड़ी, पंचमलाई पहाड़ी और सिरुमलाई पहाड़ी। प्रायद्वीपीय पठार के कई महत्व हैं। जैसे पहला है, इस प्रदेश में धात्विक एवं अधात्विक दोनों प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय भारत के ही गोंडवाना युग की भूगर्भिक संरचना में हीरा, अभ्रक, सोना, चांदी आदि महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं। दूसरा है कि प्रायद्वीपीय पठार के बृहद भाग पर काली मिट्टी यानी रेगुर मिट्टी फैली हुई है, जिसमें कपास, ज्वार, गन्ना एवं खट्टे फल जैसे संतरा, अंगूर इत्यादि की उत्तम खेती होती है। इस पठार के शेष भाग में लेटराइट मिट्टी भी पाई जाती है, जहाँ चाय, कॉफी, रबड़, गरम मसाला आदि की खेती अत्यधिक मात्रा में की जाती है। प्रायद्वीपीय पठार की बहुत सी पर्वत श्रेणियां घने उष्णकटिबंधीय सदाबहार पतझड़ वाले वन से ढके हुए हैं, जिनमें सागौन, साल, चंदन, महोगनी इत्यादि जैसी कीमती वृक्ष की लकड़ियों के साथ साथ औषधीय गुण वाले पौधे और जड़ी बूटियां भी मिलती हैं। उसके बाद है, प्रायद्वीपीय पठारी भागों पर अनेक प्राकृतिक खड्डों के मिलने के कारण यहाँ अनेक जलप्रपात मिलते हैं, जिनमें से यहाँ जल विद्युत के उत्पादन की काफी अधिक संभावना है। यहाँ तालाबों की अधिकता होती है, जिनमें सिंचाई की जाती है। प्रायद्वीपीय भारत में बहुत से दृश्यम पर्यटक स्थल भी हैं, जिसमें ऊटी, महाबलेश्वर, पंचमढ़ी, कोडाईकनाल आदि महत्वपूर्ण हैं, जहाँ प्रतिवर्ष देश विदेश से काफी पर्यटक इनकी सुंदरता को देखने के लिए आते हैं, जो यहाँ की अर्थव्यवस्था में मजबूती प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है तटीय मैदान। तो इनकी उत्पत्ति सागरीय तरंगों द्वारा अपरदन व निक्षेपण तथा पठारी नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव द्वारा इयोसीन काल में हुई है। भारत के तटीय मैदान का विस्तार पूर्वी एवं पश्चिमी घाट के साथ साथ समुद्र तट के मध्य हुआ है। पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदानों के उदाहरण है, जो अत्यधिक कटा फटा होने के कारण यहाँ पत्तनों एवं बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां प्रदान करते हैं। भारत का तटीय मैदान 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है। भारत के तटीय मैदान को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। पहले हम लोग पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में देखें तो पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के तट के मध्य निर्मित मैदान को पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं। इसका विस्तार गुजरात के सूरत से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक है। पश्चिमी तटीय मैदान को मुख्यतः चार भागों में बांटा जाता है। पहला है गुजरात का मैदानी तट। इस मैदान की उत्पत्ति साबरमती, माही, लूनी और उनकी सहायक नदियों के जलोढ़ निक्षेप के साथ साथ पवन के द्वारा लाई गई धूल मिट्टी आदि के एकत्रित होने से हुई है। यहाँ के कुछ मैदानी भागों में गोंडवाना तथा जुरासिक काल की चट्टानें भी पाई जाती हैं। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान गुजरात में सबसे चौड़ा है, जो दक्षिण की ओर जाने पर इसकी चौड़ाई कम होती है, लेकिन केरल में यह पुनः चौड़ा हो जाता है। गुजरात के तटवर्ती क्षेत्र को कच्छ या काठियावाड़ या सौराष्ट्र का तटीय मैदान भी कहते हैं। इस मैदान में पाए जाने वाले अरासूर पर्वत, सतपुड़ा का राजपीपला, गिरनार पर्वत तथा काठियावाड़ की मांडव पहाड़ियां इसके समतलता को प्रभावित करते हैं। उसके बाद है गुजरात की प्रमुख पहाड़ियों का क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर। पहला है कच्छ पहाड़ी, उसके बाद मांडव पहाड़ी, बरदा पहाड़ी, गिरनार पहाड़ी और गिर पहाड़ी। दूसरा है कोंकण का मैदान या तट,